हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार जायसवाल एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी का बताने वाला हूं जो कि हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आने वाले सीटेट एग्जाम में इनमें से एक नंबर आना फिक्स है। आप लिख के ले लीजिए, इसमें से एक नंबर आएगा ही। चाहे वो टीचर एग्जाम हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट का हो, हर एग्जाम में इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आता ही है और आएगा ही। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग वर्ण। अब हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो ऐसा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वाक्य का सबसे छोटा इकाई क्या है। ऐसा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उसका उत्तर है वर्ण। ठीक है, यानी एक नंबर आप लोग का हो गया। एक नंबर मैंने बता दिया कि वाक्य का सबसे छोटा इकाई क्या है, तो वर्ण है। अब वर्ण का डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है आगे। तो वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है। वह मूल ध्वनि यानी ध्वनि जो निकलता है हमारे मुख से, जो निकलता है उसे ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, जो मुख से ध्वनि निकल रहा है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, उसे ही वर्ण कहा जाता है। ठीक है, एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा और अच्छे से। यहाँ पे मैंने लिख दिया राम। अब राम ये क्या है, एक शब्द है। अगर एग्जाम्पल के लिए इसको जो है दे दिया जाए और इसमें से फिर तोड़ने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से तोड़ते हैं। ये जो है, अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि क्या राम के टुकड़े किए जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल किए जा सकते हैं। राम जो लिखा है वो क्या है, ठीक है, ये शब्द है, वाक्य है, क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है, तो ये एक शब्द है। ठीक है, अगर राम एक अच्छा व्यक्ति है ऐसा अगर बोला जाता, ठीक है, तो वहां पे क्या होता, वहां पे वो पूरा वाक्य हो जाता। परंतु यहाँ पे एक शब्द लिखा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये शब्द है। अब शब्द के टुकड़े करते हैं तो वो वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, तो वर्ण किस प्रकार से लिखाएगा, शुरू में क्या लिखा है, र, इस प्रकार से र हो जाएगा। फिर आ की मात्रा है तो यहाँ पे आ जाएगा आ। फिर उसके बाद क्या लिखा है, म, तो यहाँ पे आ जाएगा म। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, अ। ठीक है, तो हमको जैसे कि पता है कि हमेशा व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है। ठीक है, इतना बात तो सबको पता ही होगा कि व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से उच्चारण होते हैं। तो यहाँ पे जो रा लिखा है उसमें स्वर छिपा हुआ है आ, और यहाँ पे जो म लिखा है उसी में स्वर छिपा हुआ है अ। ठीक है, तो इसके चार प्रकार के हमने खंड कर दिए। अब इसके अलावा इससे और ज्यादा टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे कि यहाँ पे र है, अगर ये एग्जाम्पल में पूछा जाए, ये राम लिख दिया रहेगा, उसमें से एक रहेगा ऑप्शन में र रहेगा, इसको पूछा जाएगा क्या ये शब्द है, क्या ये पद है, क्या ये वर्ण है, क्या ये वाक्य है, तो हमको उत्तर देना है कि ये र क्या है, वर्ण है। अगर आ को पूछा जाए तो भी वर्ण है, मा को पूछा जाए तो भी वर्ण है, अ को पूछा जाए तो भी वर्ण है, क्योंकि इसके टुकड़े अब नहीं किए जा सकते। यहाँ पे र के नीचे हलंत लग गया, मतलब ये आधा र है। अब आधा र को हम क्या और तोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। आ लिखा है, इसको और तोड़ सकते हैं क्या, आ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, और इसको तोड़ दिए तो क्या होगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, है ना, शब्द ही गायब हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से माँ लिखा है और माँ के नीचे हलंत लग गया, मतलब वो आधा है, तो आधा का तो और आधा नहीं हो सकता ना। ठीक है, अब यहाँ पे अ है, ठीक है, उसी प्रकार आ को भी तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्या है, अ और आ क्या है, स्वर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी मूल ध्वनि र, आ, म, अ, ये सभी के टुकड़े नहीं किए जा सकते, यही क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं शब्द। ठीक है, वर्ण जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी में जिस प्रकार से मैंने ये उदाहरण दिया था वही उदाहरण फिर ले सकता हूं। यहाँ पे मैंने लिख दिया राम। ठीक है, इसका जब हम टुकड़ा टुकड़ा किए थे तब वो क्या बना था, वर्ण बना था। अब यहाँ पे परिभाषा क्या लिखा है, वर्णों का ऐसा समूह जिससे निश्चित अर्थ की व्युत्पत्ति हो शब्द कहलाते हैं। यानी कि जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, इसका छोटा छोटा जब टुकड़े किए तब वो क्या बन गया था, वर्ण बदल के रूप में बन गया था। ठीक है, तो जब वर्ण को छोटे छोटे जो वर्ण रहते हैं, ठीक है, उन वर्णों का ऐसा समूह जिससे निश्चित अर्थ निकलता हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी शब्द निकाल दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो निकाल दिया यहाँ पे
क म च, ठीक है। तो इसका कोई अर्थ होगा क्या, या फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया ख क च, यहाँ पे कोई अर्थ हो रहा है क्या, कोई अर्थ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जिसका सार्थक अर्थ निकले, ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है, तो ऐसे सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, यहाँ पे शब्द कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है अभी जैसे वर्ण में मैंने बताया इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रा है, आ है, म है और अ है, ये चारों को जब मिलाए तब यहाँ पे शब्द की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे राम एक शब्द जो है जो उत्पत्ति हो रहा है उसका निश्चित अर्थ निकल रहा है। राम यानी किसी व्यक्ति का हो सकता है, भगवान राम का नाम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो उसी को कहा गया है वर्णों का ऐसा समूह जिससे निश्चित अर्थ की उत्पत्ति हो, उसे ही क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे शब्द भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द, इसे रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। ये मूल शब्द जो है क्या है, मूल शब्द वे शब्द हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। जैसे मान लो इस यहाँ पे हमने लिख दिया रा, तो ये कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है क्या, यहाँ पे हमने कोई माँ बस लिख दिया, तो इस माँ बस का कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। यानी कि जिसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले वो क्या कहलाते हैं, मूल शब्द या फिर रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। सार्थक शब्द एक हो गया मूल शब्द या फिर रूढ़ शब्द जिसके कोई सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, ठीक है, या तो फिर जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो उसे मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहा जाता है। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राम, ये क्या है, इसका एक प्रॉपर सार्थक अर्थ निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जहां पे प्रॉपर कोई शब्द का अर्थ निकले, ठीक है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, चाहे वो किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है कोई, ठीक है, कोई विद्यालय का नाम हो सकता है, कुछ भी हो, परंतु कोई सार्थक अर्थ निकल रहा हो उसे ही हम क्या करते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। और जिसका कोई अर्थ ना निकले और जिसके टुकड़े ना किए जा सकते उसे मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो इकाई समझ में आ गया। तो अब आगे देखते हैं हम लोग पद, ठीक है। हमने पहले वर्ड समझ लिया, पद समझ हमने पहले वर्ड समझ लिया, शब्द समझ लिया, अब समझते हैं पद, ठीक है। तो वर्ण से मिलकर बनता है शब्द और शब्द से मिलकर बनता है पद और पद से मिलकर बनता है वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा हम लोग देखते हैं, जब शब्दों को, ठीक है, जब शब्द को व्याकरण के नियमानुसार किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वह पद बन जाता है। यानी कि यहाँ पे एक शर्त, कंडीशन रखा हुआ है कि व्याकरण के नियमानुसार ही होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। यानी कि हम कुछ भी शब्द नहीं लिख सकते, अगर शब्द को आगे पीछे लिख दिए तो वो पद नहीं कहलाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए बताता हूं, जैसे हमने कहा राम स्कूल जाता है, यहाँ पे राम स्कूल जाता है, ये क्या है, ये सबको अगर मिला दिया जाए तो ये पूरा वाक्य बन जाएगा, ठीक है। परंतु यहाँ पे केवल अगर राम को बोला जाए, स्कूल जाता है इसको बोला जाए, ठीक है, तो ये क्या है, एक पद है, ठीक है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ठीक है। स्कूल जाने का जो काम हो रहा है वो भी एक पद है और राम भी एक पद है, ठीक है। ये जो है व्याकरण के नियमानुसार है, ठीक है, राम स्कूल जाता है यानी व्याकरण के नियम अनुसार। अगर हम ऐसा कर दे, इसी को व्याकरण के नियम अनुसार ना लिखे, अगर हम इसको ऐसा कर दे राम जाता है स्कूल, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, राम जाता है स्कूल ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो व्याकरण के सही नियम अनुसार देखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, राम स्कूल जाता है। हम लोग भी ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है, वह स्कूल जाता है, श्याम स्कूल जाता है, मुकेश स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तुम स्कूल जाते हो, ऐसा बोलते हैं ना। तो स्कूल पहले आता है, ठीक है, जाने का क्रिया बाद में, ठीक है। तो इस प्रकार से विभिन्न शब्द को छोटा छोटा, जो ये राम शब्द है, स्कूल है, जाता है, ठीक है, ये सभी शब्द के जो समूह है,
जो व्याकरण के नियम अनुसार लिखा है उसी को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। ठीक है, इसको जब छोटा छोटा ये तोड़ेंगे तो क्या होता है, ये पद बन जाता है। ठीक है, और ये पूरा वाक्य जब लिखा रहेगा, ये पूरा राम स्कूल जाता है, तो इसको फिर वाक्य कहा जाता है। उसको आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं वाक्य। वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे सेंटेंस कहा जाता है। वाक्य, अभी जैसे कि मैंने पहले बताया पद, ठीक है, पद से क्या बनता है, वाक्य बनता है। वही परिभाषा में लिखा है, दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूर्ण रूपेण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया, पद जो छोटा छोटा टुकड़ा बंटता है वही पद कहलाता है। तो जो छोटा छोटा जो पद है जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो, वही सब मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं, यहाँ पर देखते हैं, मुकेश खाना खाता है। ठीक है, मुकेश खाना खाता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, मुकेश खाना खाता है, ये जो वाक्य पद है। ठीक है, मुकेश क्या है, एक पद है, खाना खाता है, खाता है क्या है, पद है, ये भी पद है, ये भी एक पद है, खाना। ठीक है, तो ये जो तीन सार्थक क्या है, पद है, इन्हीं तीन सार्थक पदों को मिलाकर इसे क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। और इसका एक प्रॉपर अर्थ भी निकल रहा है कि मुकेश खाना खाता है, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से भी सही है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसा कर दिया जाए, खाना खाती है, तो ये व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाएगा, क्योंकि मुकेश क्या है, मुकेश क्या है, मुकेश एक लड़का है भाई, है ना। तो इस प्रकार से व्याकरण के दृष्टि से भी सही होना चाहिए। अगर खाता खाना लिख दे तो भी गलत हो जाएगा। अगर इसी को हम ऐसा लिख दे, मुकेश खाता खाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो, यहीं पे बोला गया है सार्थक समूह, ठीक है, जिसका पूर्ण रूपेण अर्थ निकलते यानी पूरा उसका अर्थ निकलता है, उसे ही वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ऐसा पदों का समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो उसे ही क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटा इकाई क्या हो गया, वर्ड हो गया। उसके बाद फिर क्या बना, शब्द बना, शब्दों से मिलकर फिर क्या बना, पद बना, और पदों से मिलकर क्या बना, वाक्य बना। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस एक बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम में अगर पूछा जाए वाक्य का सबसे छोटा इकाई, तो क्या होता है, वो वर्ड होता है, जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा पूछा जाए वाक्य किससे मिलकर बनता है या उसका परिभाषा क्या है, तो क्या होगा, वो दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह से मिलकर जो बना है, पूर्ण रूपेण जो अर्थ निकलता है, उसे ही वाक्य कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं वर्णमाला, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अल्फाबेट। ये एग्जाम में सीजी टेट या सी टेट या फिर एनी अदर स्टेट का टेट एग्जाम हो या शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में इसमें से एक नंबर आना निश्चित है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये इसका अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया तो जिंदगी में दोबारा कभी से पढ़ना नहीं पड़ेगा, और इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप एक ही बार में आराम से बना लोगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझना है कि मैं कैसे जो है इसे क्या कहा जाता है, ठीक है, और क्यों कहा जाता है, ठीक है, और कितने भागों में बांटा गया है इसको। ठीक है, वर्णमाला जो है हमको पता है, अगर ऐसा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वर्णमाला कितना है, हिंदी में वर्णमाला, तो हमको पता है 52 वर्णमाला होता है। ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि वर्णमाला कितना है, वर्ण कितना है, 52 है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में 26 है अल्फाबेट, ठीक है, उसी प्रकार से हिंदी में क्या है, 52 है, यानी कि जस्ट डबल है उससे, इंग्लिश से। ठीक है, तो देखते हैं व्यंजन जो वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है और क्या क्या उसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्वर, जैसा कि हम सबको पता है, स्वर जो है कितना होता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, टेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि स्वर, हिंदी में वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है, तो 11 है। ठीक है, कई लोग इसे 13 गिन देते हैं, 13 गिन देते हैं, अम और आहा को भी ले लेते हैं, पर ध्यान रखना दोस्तों, अम और आहा जो है वो स्वर में नहीं आते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 11 है। कौन कौन से 11 हैं, चलिए देखते हैं। अ है, आ है,
ई है, इक है, ऊ है, उन है, ए है, सॉरी इधर लिख देता हूँ, आ है, ई है, इक है, और ऊ है, उन है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है, और री है। तो 4 4 8 और 3 11। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या कितना हो गया, स्वर की संख्या कितना हो गया, 11 हो गया। अ आ ई उ ए ओ और री। यहाँ पे अम और आहा को नहीं लिया गया है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए अम और आहा को लेकर स्वरों की संख्या कितनी है पूछा जाए तब वो 13 है, परंतु ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है, तो हमें हर हाल में 11 ही लगाना है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर ये पूछा जाए अम और आहा क्या है, ठीक है भाई, अम और आहा तो हमने यहाँ पे अगर लिख दिया कि 13 उनको मिलाकर, ठीक है, अम और आहा भी वो भी स्वर की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, वो भी स्वर की कैटेगरी में है। ठीक है, स्वर क्या है समझो, ये स्वर क्या है, एक बाप है समझो, और उसी का ये छोटा बच्चा है, क्या है, अयोगवाह, जिसे अम और आहा कहा जाता है। यहाँ पे अम और आहा, ठीक है, यानी कि स्वर के कैटेगरी में है, इसी के प्रजाति का है समझो, स्वर की प्रजाति का है। ये दोनों क्या है, सगा सगा है, लेकिन क्या है, अलग अलग, जैसे सगा में भी गोत्र होता है ना, अलग अलग गोत्र होता है, उसी प्रकार से है समझो। ये गोत्र इसका अयोगवा है और इसका खाली स्वर है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर अगर पूछा जाए तो 11 और अयोगवाह क्या है, अम और आहा, यानी इसका संख्या कितना है, 2। ठीक है, तो 52 में से 11 और 2 कितना हो गया, 13 यहाँ पे निकल गया। ठीक, अब आगे देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन में क वर्ण से है, क वर्ण से क्या क्या है, क ख ग घ अंगा। फिर च वर्ण से च छ ज झ इया। फिर ट वर्ण से ट ठ ड ढ ड़, ट ठ ड ढ ड़। फिर त वर्ण से त थ द ध न। फिर प वर्ण से प फ ब भ म। ठीक, यहाँ पे अब देखो 4 4 का लाइन बना है, क इसे जो है शुरू में ये क लिखा है, इस वजह से इसे क वर्ण कहा जाता है। कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 5 का ग्रुप है, और इधर कितना है, 1 2 3 4 5, यानी इनका संख्या कितना हो गया दोस्तों, 25। ठीक है, इसका संख्या कितना हो गया, 25 हो गया। 2 4 5 और 5 5 का इधर है। ठीक है, तो 5 पंचे कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, 13 यहाँ पे पहले हो चुका था। ठीक है, 13 हो चुका था, अब प्लस हमने 25 कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कितना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 25 और ये 13 को मिला के कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब यहाँ पे संयुक्त व्यंजन बोला गया है, यानी कि ऐसा शब्द, ऐसा वर्ण जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बना है। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त बोलने से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब एक से अधिक व्यंजन साथ में मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, संयुक्त व्यंजन। जैसे कि छ त्र ज्ञ और स्र, ये चारों वर्ण जो है, ये जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे छ जो है क और स से मिलकर बना है, ये 2 शब्द हो गया। ठीक है, क और स, ठीक है, षटकोण वाला स, ये दोनों शब्द से मिलकर बना है ये छ, यानी कि ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, क व्यंजन है, स भी व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन को मिलाकर संयुक्त व्यंजन बन गया छ। ठीक है, त्र उसी प्रकार से त और र से मिलकर बना है। ज्ञ जो है इसी प्रकार से ज और इया से बना है। ठीक है, उसी प्रकार से स्र। ठीक है, तो सभी ऐसा वाक्य जो 2 संयुक्त व्यंजनों के संयुक्त से बनता है उसे जो है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये कितना हो गया, इसका संख्या 4 हो गया। ठीक, समझ में आ गया, छ किससे किससे बना है, क और स से मिलकर बना है,
त्र किससे बना है, त और र से मिलकर बना है। ज्ञ किससे मिला है, ज और य से मिला है। और स्र किससे मिलकर बना है, तो स और र से मिलकर बना है। ठीक है, स और र से मिलकर स्र बना है। तो इस प्रकार से इसका संख्या कितना हो गया, 4। ठीक, अब आगे है द्विगुण व्यंजन। ठीक है, यहां तक हमारा संख्या कितना हो गया था, 38 हो गया था। और यहाँ पे अब 4 और आ गया, अब कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है, यहाँ पे और कितना आ गया, 42 हो गया। अब आगे देखते हैं द्विगुण व्यंजन या फिर उच्छिष्ट व्यंजन, दोनों एक ही है। द्विगुण व्यंजन या फिर उच्छिष्ट व्यंजन, तो इसमें आता है ढ और ड़। ठीक है, यहाँ पे द्विगुण व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका 2 गुण है। यहाँ पे देखो ये जो शब्द है ढ, ठीक है, ये डमरू के ड से बना हुआ है। ये देखो डमरू का ड सेम वैसी दिख रहा है, केवल इसके नीचे बिंदी लगा दिए तो ये इसका गुण बदल जाता है, इसीलिए इसे द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। उसी प्रकार से ये ढ जो है, यहाँ पे देखो ढक्कन का ढ से बना है। ठीक है, इसके नीचे बिंदी लग गया तो इसका भी भाव जो है, शब्द जो है बदल गया, इसी वजह से इसे द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोनों अब द्विगुण या फिर उच्छिष्ट व्यंजन को मिलाकर अब यहाँ पे संख्या कितना हो गया, 2 यहाँ पे और बढ़ गया। पहले 42 था, अब कितना हो गया, 44 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे व्यंजन संख्या अगर पूछा जाए तो वो 25 नहीं है, ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था। ठीक है, यहाँ पे व्यंजन जो है अगर पूछा जाए व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33 बताना, 25 नहीं बताना। ठीक है, वो समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि ये पांचों जो है लाइन से सीक्वेंस में क ख ग घ ङ क वर्ण च वर्ण त वर्ण ट वर्ण त वर्ण और प वर्ण। ठीक है, ये लाइन से था। अब इसके अलावा भी कुछ आता है व्यंजन में, जिसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये भी व्यंजन की कैटेगरी में आता है, जिसमें य र ल और व होता है। ठीक है, य र ल व ये सभी जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है, तो य र ल व याद रखना। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। और इसी को मिलाकर, ठीक है, इसका संख्या ज्यादा हो जाता है। जो 25 था, ठीक है, वो 33 कैसे होगा, यहाँ पे 4 बढ़ गया। ठीक है, तो 25 और 4 कितना हो गया, 29 हो गया। 4 और कम है 33 होने में। ठीक है, तो इसके अलावा आता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किसे बोलते हैं, जिसको बोलने से मुंह से ऊष्मा निकले, गर्मी निकले, जीभ में एक घर्षण उत्पन्न हो, उसी को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसमें क्या क्या आता है, स श श ह, ये चारों वर्ण आते हैं। ठीक है, श श श ह। ठीक है, ये सभी को मिलाकर तो अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये दोनों को मिलाकर और ये पांचों वर्णों को मिलाकर, ठीक है, यानी कि 25 वर्णों को मिलाकर और अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन को मिलाकर इसका संख्या कितना हो गया, 33 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे और बढ़ गया, 8 बढ़ गया। ठीक है, तो प्लस 8, अब यहाँ पे 44 हो चुका था, अब इसका संख्या कितना हो गया, पूरा 52 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से बहुत बार एग्जाम में अलग अलग पूछा जाता है। किसी एक वर्ण को मान लो पूछ दिया जाता है ख क्या है, तो सीधा सा बात है व्यंजन है। ठीक है, अगर अंतस्थ व्यंजन को पूछा जाए, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन का संख्या कितना है, तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए 4 है। वो कौन कौन सा है ये पूछा जाए तो य र ल व बहुत सिंपल है, य र ल व। ठीक, ऊष्म व्यंजन पूछा जाए किसकी संख्या कितनी है, तो इसका भी संख्या दोस्तों 4 है। और कौन कौन सा है, तो बहुत सरल है, तीनों स है और एक ह है। सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, अयोग व्याह को अगर जो है अयोग वाह को पूछा जाए तो अम और अहा। ठीक है, स्वर को पूछा जाए तो हमको पता ही है 11 है स्वरों की संख्या। अगर तो ध्यान रखना, दोनों को याद रखना है, कौन कौन सा शब्द है उसे भी और उसकी संख्या कितनी है इसे भी, दोनों तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। आजकल बहुत जो है क्वेश्चन को थोड़ा घुमा घुमा के पूछ देता है। ठीक है, यानी थोड़ा सा जो है अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उसको अच्छे समझ जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थोड़ा सा भी अगर घुमा के दे देता है तो हम जो है समझ नहीं पाते, अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया, अरे इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं था।
ठीक है, तो क्वेश्चन को हमको समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने वर्णमाला बता दिया। अगले नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को व्यंजन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा भी वर्णमाला में इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को यहाँ तक जो बताया है वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे मैं आप लोगों को और अच्छा से अच्छा वीडियो बना के दूंगा, ऐसा प्रयास करूंगा कि आने वाले सीटेट और शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सभी आप लोगों के मैं सामने जरूर लेके आऊंगा एक बार। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना भी ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।